हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें कि हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड जो क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इसमें बेसिक चीज़ें ही दी हुई है। जैसे कि इसमें हम लोग स्टडी करेंगे साइंस के बारे में, व्हाट इज़ साइंस, और साइंस के कितने ब्रांचेज होते हैं, मतलब साइंस को किन किन पार्ट्स में बेसिकली कैटेगराइज किया गया है। एंड फिजिक्स के बारे में हम लोग बेसिकली देखेंगे, क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़ना है तो हम लोग फिजिक्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, और एंड फिजिक्स में कौन कौन से सब मेन डिसिप्लिन्स होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे फिजिक्स को स्टडी करते हैं। एंड इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के लेक्चर में होने वाला है, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू सभी फिजिकल फिनोमेना गवर्न होती है, यानी कि फोर्सेस गवर्निंग द नेचर। कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं जिसके इफ़ेक्ट से पूरा नेचर हमारा गवर्न होता है। तो सारे टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही प्रॉपर वे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें साइंस की कि व्हाट इज साइंस, साइंस होता क्या है। तो साइंस देखो, लैटिन वर्ड साइंटिया से मिलकर बना है, या एक लैटिन वर्ड है, और इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो, और नॉलेज। नॉलेज तो साइंस का मतलब क्या हुआ, साइंस इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। कैसा ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज? अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमेना विच इज ऑब्टेन्ड बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, कीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट रीजनिंग। यानी कि साइंस में क्या होता है, साइंस में सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। चाहे कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, ऑल थिंग्स आर साइंस, क्योंकि हर एक टॉपिक्स में हम लोग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज गेन करते हैं, जो कि किसी न किसी नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड होता है, जो कि हमें केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, प्रॉपर केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन से एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से एंड एक्यूरेट रीजनिंग के थ्रू हमको मिलता है। ओके, साइंस की बात करें तो पूरे साइंस को बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, एंड दूसरा हमारा होता है फिजिकल साइंस। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या करते हैं हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पूरे बायोलॉजिकल साइंस को भी कई पार्ट्स में कैटेगराइज करके हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि इसमें होता है बॉटनी। बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी, जितने भी जीवधारी होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं जूलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेज साइंस, दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें कि अलग अलग पार्ट्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक डीप स्टडी करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। फिजिकल साइंस की हम लोग बात करें तो फिजिकल साइंस को बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। वन इज़ केमिस्ट्री एंड सेकेंड इज़ फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सब का स्टडी, इट्स स्ट्रक्चर, सभी सब्सटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसका स्टडी हम लोग करते हैं। इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब किस किस पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, एंड चेंजेस इन विच इट टेक्स प्लेस, यानी कि जो भी केमिकल सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस है उसमें क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, उसके बिहेवियर में, उसके फिजिकल अपीयरेंस में, उसके केमिकल अपीयरेंस में, उसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में, उन सब का स्टडी हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। इसके बाद अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स, तो फिजिक्स में फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड,
which deals with the concept of space, time, motion, matter, energy, radiation। यानी कि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नेचुरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि स्पेस के बारे में स्टडी करना हुआ, टाइम मोशन से रिलेटेड स्टडी करना हुआ, मैटर, एनर्जी और रेडिएशंस के बारे में स्टडी करना हुआ, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। तो फिजिक्स को थोड़ा सा और डीप में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में फिजिक्स क्या है। देखो, अगर फिजिक्स की बात करें कि व्हाट इज़ फिजिक्स, तो फिजिक्स जो हमारा वर्ड है ना, एक ग्रीक वर्ड हमारा होता है फ्यूसिस। फ्यूसिस, इस ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से ही मिलके बना होता है, और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर या नेचुरल थिंग्स आर नेचर। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। और फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स में बेसिकली जो नेचर के बेसिक लॉज होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और वो नेचर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम सिंपल सी बात करें कि हम लोग पढ़ते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू Gm1m2/r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन साहब जब आए तभी ये लॉ वर्क करने लगा। लॉ तो इस नेचर में दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आदिकाल से, जब से ब्रह्मांड, जब से गैलेक्सी, जब से यूनिवर्स बना है, तब से वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि न्यूटन आए तब से फोर्स वर्क करने लगा। न्यूटन के आने के बाद इस फोर्स को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। न्यूटन ने बताया कि नेचर इस लॉ से गवर्न होती है। बात समझ में आ रही है? तो जो जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत, वो ऑलरेडी नेचर में गवर्न होती है। बाद में हम लोग उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, बाद में उसको डिस्कवर किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब अगर मेन सब डिसिप्लिन्स की बात करें अगर हम लोग फिजिक्स में कि कौन कौन से मेन सब डिसिप्लिन्स होते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन की हम लोग बात करते हैं। पहला है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज एट लो स्पीड। किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, या मोशन मटेरियल बॉडी है और लो स्पीड पे मूव कर रही है। अब लो स्पीड का मतलब क्या हुआ, लो और हाई स्पीड का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं कितना होता है, c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो जो हमारा फिजिकल बॉडीज या मटेरियल बॉडीज होते हैं उनका स्पीड एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होता है। जैसे कोई ट्रेन भी अगर मूव कर रही है तो 100 km/h हो सकती है, बट 100 km/h लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम है। या कोई बस है, कोई ट्रेन है, कोई प्लेन है, तो उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। तो उसको हम लोग लो स्पीड में कंसिडर करते हैं। तो मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग उन्हीं सारे मटेरियल बॉडीज़ का स्टडी करते हैं जो लो स्पीड पे मूव करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? इट डील्स विद द नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के नेचर और उसके प्रोपगेशन की बात करते हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर का है, एक वेव नेचर का है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। और ऑप्टिक्स में हम लोग जो अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे लेंस हो गया, उसके बाद टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, मिरर हो गया, इन सब के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं ऑप्टिक्स के अंतर्गत। ठीक, थर्ड हम लोग बात करें थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं? इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि कोई सिस्टम बड़े लेवल पे है तो उसके इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करते हैं। एंड इज कंसर्न विद द चेंजेज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम थ्रू एक्सटर्नल वर्क एंड हीट। यानी कि कोई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, उस पर अगर हम लोग एक्सटर्नल वर्क करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, एक्सटर्नल हीट देते हैं, तो उसके कारण उस सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होता है, उसका टेम्परेचर में जो चेंजिंग होता है, या एंट्रोपी में जो चेंजिंग होता है, उसका स्टडी हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स का हमारा एक चैप्टर है, बहुत डिटेल में हम लोग वहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे
इसके बाद आता है हम लोगों का फोर्थ जो हमारा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज़। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज़ के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें पूरा हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट होता है। ठीक। फिफ्थ नंबर का हमारा है क्वांटम मैकेनिक्स। देखो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है ना कि जो इसमें सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लेवल पे स्टडी किया जाता है। सब माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी एटम्स में दो चीज़ें होता है, एक इसका सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और एक इसके चारों तरफ का स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जिसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, उनकी हम लोग मैकेनिकल बिहेवियर का स्टडी करते हैं कि मैकेनिकली वो कैसे बिहेव करते हैं। और जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, और भी जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कैसे इंटरेक्शंस होता है, तो उस लेवल पे हम लोग उसका जब स्टडी करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि किसी भी न्यूक्लियस में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो उनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसका स्टडी हम लोग करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक, करते हैं हम लोग रिलेटिविटी की। देखो रिलेटिविटी में हम लोग पार्टिकल्स की स्पीड जब लाइट की स्पीड के कंपेरिजन में हो जाए तो वहाँ पे हम लोग रिलेटिविटी का स्टडी करते हैं। यानी कि कोई ऐसा बॉडी है जो कि स्पीड ऑफ लाइट है इससे ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाता है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जब बॉडी स्पीड ऑफ लाइट है उससे ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगे तो उसका स्टडी हम लोग करते हैं रिलेटिविटी। तो आई होप सारी चीज़ें इतना क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस की। हम लोग बात कर रहे थे ना कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो पूरे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फोर्स। माइक्रोस्कोपिक फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक फोर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी दो बॉडीज में उसके मास के कारण फोर्स वर्क करता है तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि सपोज करो दो बॉडी है ए एंड बी और इनकी मास क्या है m1 एंड m2 एंड बोथ आर सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल r। तो इन दैट केस इनके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका वैल्यू होता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है? g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैपिटल जी का वैल्यू होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज़ अ यूनिवर्सल अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि दो बॉडी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। यानी कि लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। यानी कि लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या हुआ? अगर कि बॉडीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो अंतरिक्ष में स्पेस में जो बॉडीज होते हैं हज़ारों किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे अगर हम लोग अर्थ और सन की बात करें, यहाँ पे हमारा अर्थ है और यहाँ पे सन है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या बहुत ज़्यादा है, तो ये लॉन्ग रेंज हो गया ना।
अर्थ और सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, फिर भी इनके बीच क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। तो इसलिए क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर में सबसे वीक फोर्स होता है, ठीक है। इट इज़ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों बॉडीज़ के बीच में, चाहे अर्थ सन या कोई भी अदर बॉडीज हो, उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दोनों बॉडीज़ के सेंट्रल लाइन को अलोंग ही होगा, है ना, सेंट्रली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अर्थ क्या करेगा, इधर को फोर्स लगाएगा और सन क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ सेंट्रली फोर्स लगाएंगे, तो इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, अब सपोज करो कि अगर कोई बॉडी एक ए यहाँ पे है और दूसरा बॉडी क्या है, बी यहाँ पे है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा, ये वाला फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना फोर्स लगेगा। अगर इन दोनों बॉडी के बीच में कोई तीसरा फोर्स सपोज लो आ जाए, मान लो सी आ जाए, तीसरा बॉडी सी आ जाए, तो क्या ए और बी के बीच लगने वाला फोर्स इफेक्टिव होगा, नहीं। इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है, तब भी इतना ही होगा। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, या बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए कि अगर दो बॉडी है, दोनों बॉडी के बीच में सपोज करो वाटर आ जाए या कोई और मीडियम आ जाए, तो उससे इन दोनों फोर्स के, दोनों बॉडीज़ के बीच लगने वाले फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स या पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, ए और बी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, इट मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, उन पे डिपेंड करेगा, और इनके मासेस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। चलो, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर कोई चार्ज बॉडीज हों या चार्ज पार्टिकल्स हों, वहाँ पे जो फोर्स वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो टाइप का फोर्स आता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिक फोर्स आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे कि सपोज करो कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, यहाँ पे ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। तो इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी F इक्वल्स टू 1/4πε0 K1 Q2/r²। यहाँ पे 1/4πε0 इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये 1/4πε0 का वैल्यू होता है। यहाँ पे जो ε0 होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ε0 का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। तो चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, सपोज करो यहाँ पे प्लस क्यू है और दूसरा यहाँ पे प्लस क्यू है, तो इनके बीच जो फोर्स का नेचर होगा कैसा होगा, ये रिपल्सिव होगा। और अगर अपोजिट टाइप के चार्ज हो, यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, तो इन दैट केस इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों नेचर के हो सकते हैं, अट्रैक्टिव नेचर का भी और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्ज बॉडीज़ के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, दोनों लाइन के अलॉन्ग में ही होगा, या तो दोनों लाइन को मिलाने, दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, इस तरीके से। लॉन्ग रेंज फोर्स, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है कि अगर चार्ज बॉडीज अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे है, उस केस में भी इनके बीच फोर्स एक्ट करेगा।
इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल सही बात है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ये भी क्या करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं होता करता है कि पाथ अगर चेंज हो गया या बीच में कोई इंटरमीनिंग मीडियम आ गया तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा है, इट इज़ 10 पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक। सेवन्थ है, इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटोन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क क्यों करता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्यों वर्क करता है, क्योंकि इनके बीच एक्सचेंज ऑफ फोटोन होता है, फोटोन का एक्सचेंज। ठीक है, फोटोन एक्सचेंज होता है जिसके कारण कि इनके बीच में फोर्स वर्क करता है। ये दूसरा हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा अगर हम लोग बात करें, तीसरा हमारा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे वर्क करता है, देखो न्यूक्लियर फोर्स बोल रहा है यानी कि इनसाइड द न्यूक्लियस वर्क करेगा। सपोज करो हमारा कोई एटम है, तो एटम में यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका, इस सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और यहाँ पे ऑर्बिट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पहली बात कि इनसाइड द न्यूक्लियस वर्क करता है, और ये द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बैंड्स टुगेदर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब सोचो ना कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, फिर भी एक दूसरे से ये अट्रैक्ट होकर के इनसाइड द न्यूक्लियस बाइंड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है जिसके कारण ही न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज न होने से भी इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है और स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच रहते हैं। देखो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नोन इन नेचर। नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और ये 10 पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक। थर्ड पॉइंट, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स दैट ऑपरेट्स ओनली ओवर द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या हुआ कि दो अगर न्यूक्लियस पार्टिकल हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर 10 पावर-15 मीटर या इससे कम रहेगा तभी तभी न्यूक्लियस पार्टिकल के बीच में फोर्स वर्क करेगा। तो इसलिए क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के बीच में एक्टिवेट होता है। डिस्टेंस जैसे ही इससे ज़्यादा होता जाएगा फोर्स डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ, इट इज़ बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स बट बिकम्स रिपल्सिव व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस बिकम्स लेस देन 0.5 मीटर। हाँ देखो, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जो भी पार्टिकल्स होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस 0.5 FM 0.5 फर्मीमीटर से कम होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर 0.5 से दूर जाएंगे तो उसको बुलाएगा, आ जाओ पास, लेकिन जैसे ही वो पास आएगा 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे फिर क्या करेगा, दूर भेजेगा, यानी कि रिपेल करेगा। पहले पास बुलाएगा फिर पास आने पे दूर भेजेगा। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का बिहेवियर होता है, नेचर होता है। इट इज़ अ सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये ना ही सेंट्रल होता है ना ही कंजर्वेटिव होता है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड पाई मेसान। ये पाई मेसान के एक्सचेंज होने के कारण न्यूक्लियस के अंदर वर्क करता है। तो आई होप ये भी बहुत ही प्रॉपर वे में क्लियर हुआ होगा। लास्ट हम लोगों का है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स कब होता है, कहाँ पे होता है, इट इज़ फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि जहाँ पर कि बीटा डीके होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये फोर्स एक्टिवेट होता है।
जैसे कि बीटा डीके की बात करें तो बीटा डीके क्या होता है, इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन। जब भी बीटा डीके होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है न्यूक्लियस, और साथ साथ में न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है। तो बीटा डीके के दौरान जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इनके बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो जहाँ पर भी, जैसे कि मान लो कि जहाँ पर भी कोई हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होकर के क्या बोलते हैं सिंपल एटम में ब्रेक होगा, इन दैट केस जो उसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं उनके बीच जो फोर्स वर्क करता है दैट इज़ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक इज 10^25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है अभी 10^25 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू अ रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज। ये भी केवल न्यूक्लियर साइज 10⁻15 मीटर तक ही ऑपरेट्स करता है। अगर डिस्टेंस से ज़्यादा होगा तो ये भी क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक फोर्सेज हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक फोर्स हैं। तो अगर चारों फोर्स के हम लोग कंपेरिजन करें, चारों फोर्स का कंपेरिजन करें, एफ जी पहला हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद एफ डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू, एंड उसके बाद एफ ई, एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे वीक कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनके बीच में रेशियो क्या होता है, 1:10⁻25/10⁻36/10⁻38। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपैरिजन है जो कि चारों फंडामेंटल फोर्सेस के बीच में वर्क करता है। सबसे वीक फोर्स पूछा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, एंड सेकेंड नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस थे जो कि नेचर में वर्क करते हैं, और जितने भी फिजिकल एक्टिविटी या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्टिविटी होती है, रिएक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं यही चारों फोर्स में से कोई एक फोर्स वर्क करता है। तो आई होप सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।